जय हिंद दोस्तों, मैं कविता सिंह दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर के आई हूँ जिसका नाम है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर भारत के विशाल मैदान को हम समझेंगे और ये आपके कुछ सब पॉइंट है। पहले सबसे पहले उत्तर भारत के विशाल मैदान को डिटेल में पढ़ने से पहले हम इन सब पॉइंट्स पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। चलिए देखिए, ये जो आपका जो उत्तर भारत का जो मैदान है, ये हिमालय पर्वत और प्रायद्वीपीय पठार या फिर कह सकते हैं कि आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके बीच में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो उत्तर भारत से आने वाली जितनी भी नदियां हैं, उत्तर भारत के हिमालय पर्वत से आने वाली जितनी भी नदियां हैं, जैसे आपकी गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है, ये अपने साथ बहा करके लेकर आती है अवसाद, सिल्ट, मिट्टी, बालू और इनको ला करके निक्षेप कर देती है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये विशाल मैदान का निर्माण हुआ। और साथ ही साथ प्रायद्वीपीय भारत से उत्तर की ओर जो आने वाली जो नदियां हैं, बहने वाली जो नदियां हैं, उन नदियों के द्वारा भी जो निक्षेपण किया जाता है उसके द्वारा भी ये उत्तर भारत का विशाल मैदान बना। चलिए आइए सब पॉइंट पे ध्यान देते हैं। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान इसको कहा जाता है क्योंकि ये तीनों की तीनों जो नदियां हैं, ये बहुत बड़ा एक नदी तंत्र है जिसके द्वारा यहाँ पर निक्षेपण किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए इनको सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे उत्तर भारत का विशाल मैदान क्यों कहते हैं? उत्तर भारत का विशाल मैदान इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत के उत्तरी दिशा में है। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तरी दिशा पर स्थित है। तो यही कारण है कि इसको उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। ठीक है, ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है दोस्तों? ये दोस्तों फैला हुआ है लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैदान है कोई छोटा मोटा मैदान नहीं है, ये बहुत काफी बड़ी संख्या में कह सकते हैं, फिर बड़ी मात्रा में कह सकते हैं, ये आपका विशाल मैदान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई या फिर लंबाई। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई मतलब यानी कि जो गंगा नदी का जो मुहाना है और आपका जो सिंधु नदी का मुहाना है, यहाँ से यहाँ तक, तो आपका जो गंगा नदी का मुहाना है ये पड़ता है पूर्व में और आपका जो सिंधु नदी का मुहाना है ये पड़ता है आपका पश्चिम में। तो पूर्व से पश्चिम तक की जो इसकी लंबाई है वो है टोटल 3200 किलोमीटर के आसपास, लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अगर चौड़ाई के बारे में बात करें तो चौड़ाई होगी इसकी औसतन 150 से लेकर के 300 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अब हम बात करते हैं और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मैदान पाया जाता है ये, लेकिन वहां पर चौड़ाई इसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम है। जैसे असम में अगर हम देखें तो असम में इसकी चौड़ाई बहुत कम मिलेगी क्योंकि असम में ये मैदान संकरा होता चला जाता है। संकरा मीन्स छोटा होता चला जाता है, सिकुड़ता चला जाता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर चौड़ाई बहुत कम देखने के लिए मिलती है। तो असम में इसकी चौड़ाई हमें मिलेगी 90 से लेकर 100 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, फिर हम बात करेंगे राजमहल की पहाड़ियां। जो राजमहल की पहाड़ियां हैं उसके आसपास भी ये मैदान पाया जाता है। तो वहां पर इसकी चौड़ाई हमें 160 किलोमीटर देखने के लिए मिलती है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे और इलाहाबाद पहुंचेंगे तो इलाहाबाद के पास में यहाँ पर आपने देखा होगा गंगा और आपकी यमुना नदी और आपकी सरस्वती नदी, इन 3 नदियों का संगम है। मैदान का जो क्षेत्रफल होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इलाहाबाद में जो इसकी चौड़ाई मिलेगी वो 280 किलोमीटर मिलेगी, लगभग 280 किलोमीटर। ठीक है, जो कि राजमहल की पहाड़ियों के पास से थोड़ा सा ज्यादा है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ की जो नदियां हैं, उत्तर भारत के जो विशाल मैदान में जो नदियां बहती हैं, वे नदियां अपने साथ अधिकांश कह सकते हैं या फिर काफी सारी मात्रा में जलोढ़ मिट्टी को निक्षेपण करते हैं। जलोढ़ मिट्टी यानी कि फर्टिलाइजर सॉइल जिसको हम बोलते हैं, जो कि नदियां अपने किनारे पर जमा कर देती हैं। ये बहुत उपजाऊ भी होती है जलोढ़ मिट्टी, और सबसे ज्यादा अच्छी फसल हमें यही देखने के लिए मिलती है जलोढ़ मिट्टी में। तो यहाँ पर जलोढ़ की काफी मोटी परत जम गई है नदियों के किनारे किनारे पर, काफी मोटी परत। तो हम इस परत के अगर बारे में बात करें तो कम से कम 200 मीटर की, लगभग 200 मीटर की परत यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी की पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने छोटी छोटी चीजें स्टार्टिंग में पढ़ ली, थोड़ा सा बेस अपना क्लियर कर लिया। उसके बाद में बात करते हैं उच्चावच। उच्चावच का मतलब क्या होता है? उच्चावच यानी कि रिलीफ, इसका मतलब होता है ऊंचे नीचे मैदान, उसे कहते हैं उच्चावच। ठीक है, तो उच्चावच की अगर दृष्टि से अगर हम बात करें तो इस उत्तर भारत के विशाल मैदान को
कई सारे भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन हम उनमें से जो इम्पोर्टेंट्स हैं सिर्फ उस पर ही फोकस करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया है 7, ओनली 7 पे हम बात करेंगे कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है उनको कितने भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब हम उच्चावच की दृष्टि से उत्तर भारत के विशाल मैदान को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इसका भाग आता है, उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो भाग आता है वो है भाबर प्रदेश, जिसे हम भाबर रीजन भी कहते हैं। ठीक है, ये भाबर प्रदेश दोस्तों आपका सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक मिलता है। सिंधु नदी जो कि आपके तिब्बत के पठार से निकलकर आपके वहां पहुंचती है, अरब सागर में गिरती है, इधर से भारत के उत्तरी क्षेत्र यानी कि जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में जाती है और फिर उसके बाद अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो सिंधु नदी वही है और तीस्ता नदी वो है जो आपके सिक्किम राज्य से निकलती है। तो सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी तक ये क्षेत्र आपको मिलेगा, भाबर प्रदेश वाला। ये कहाँ पर मिलेगा? ये शिवालिक जो आपके हिमालय की जो श्रेणी है और जो हिमालय की जो चौथे नंबर की जो श्रेणी है, उस चौथे नंबर श्रेणी के जस्ट दक्षिण में, यानी कह सकते हैं उसकी गिरिपाद में। गिरिपाद का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि मान लीजिए ये आपकी शिवालिक श्रेणी है और इस शिवालिक श्रेणी के ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं गिरिपाद। गिरि का मतलब होता है पर्वत और पाद का मतलब होता है पैर, यानी कि जस्ट पैरों में, शिवालिक के जस्ट पैरों में यहाँ पर ये आपको ये भाबर प्रदेश देखने के लिए मिलेगा। क्लियर दोस्तों? अब यहाँ पर दोस्तों ये जो है भाबर प्रदेश, ये संकरा है। संकरा मतलब कम से कम लगभग मान के चलिए 8 से 16 किलोमीटर की एक छोटी सी, या कह सकते हैं एक पतली सी पट्टी है या बेल्ट कह सकते हैं, मात्र 8 से 16 किलोमीटर की यहाँ पर मिलेगी ये शिवालिक के गिरिपाद में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जितनी भी नदियां होती हैं दोस्तों जो आ रही हैं हिमालय पर्वत से, ये नदियां अपने साथ काफी सारे पत्थर, कंकड़, बजरी ये सब बहा करके लेकर आती है और ला करके कहाँ जमा कर देती है? यहाँ पर, इसी क्षेत्र में, जिसे हम भाबर प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इस भाबर प्रदेश में यहाँ पर ये जमा कर देती है। ठीक है, और भाबर प्रदेश में यहाँ पर पत्थर, कंकड़, बजरी जमा करने के बाद में पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है। पारगम्य चट्टानें क्या होती हैं दोस्तों? पारगम्य चट्टानों का मतलब होता है जिससे आवागमन, जल का आवागमन बहुत आसानी से हो सके, उसे कहते हैं पारगम्य चट्टानें। तो यहाँ पर क्या होता है, जो छोटी छोटी नदियां आती हैं वो तो उन चट्टानों के नीचे चली जाती है, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर छोटी छोटी चट्टानें हैं, छोटी छोटी कंकर पत्थर हैं इस तरीके से। तो यहाँ से जब पानी आएगा तो वो यहाँ नीचे से नीचे पहुंच जाएगा, इन चट्टानों के जस्ट नीचे जो छोटी छोटी नदियां हैं उनका जल। यहाँ पे हमें पानी दिखाई नहीं देगा, किसी भी कोई भी नदी हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बड़ी नदियां जो बह रही हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं नदियों का जल ही हमें देखने के लिए मिलेगा, छोटी छोटी नदियों का जल नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर कृषि बिल्कुल भी नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले जो हैवी, जो भारी भारी जो चीजें जो नदी अपने साथ बहा करके लेकर आती है, सबसे पहले उसको डिपॉजिट करती है, यानी कि उसको निक्षेपित करती है। उसके बाद में जो मिट्टी होती है, रेत होती है और जो भी आपके मिनरल्स होते हैं, खनिज पदार्थ, वो आगे बह जाते हैं और आगे जब जैसी जैसी नदी आगे बढ़ती है तो वो अपने किनारों पर उन सब चीजों का निक्षेपण करती है और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कृषि नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बड़ी नदियों का जल ही यहाँ पर धरातल पर हमें देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ इसी भाबर प्रदेश को शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहा जाता है। जलोढ़ पंख क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगी? आगे जाकर के मिलेगी, यानी कि यहाँ पर तो गिरिपाद में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद में आगे यहाँ पर नदी के जस्ट किनारे पर आपको जलोढ़ मिट्टी दिखाई देगी यहाँ पर। तो इसलिए इसे जलोढ़ मिट्टी का, यानी कि कह सकते हैं जलोढ़ पंख भी कहते हैं। इस तरीके से ऐसे आगे जाकर के इसका जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसीलिए इसको पंख कहा जाता है। पंख यानी कि पंखे नुमा की जो आकृति होती है, इसीलिए कहा जाता है इसको शिवालिक का जलोढ़ पंख। ठीक है, चलिए दोस्तों अब दूसरा पॉइंट हम आगे देखते हैं।
चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों, और दूसरा भाग देखते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान का। दूसरा भाग है तराई प्रदेश, जिसे हम तराई रीजन के नाम से भी जानते हैं। ये जो तराई प्रदेश है दोस्तों, ये भाबर प्रदेश के दक्षिण में आता है, और भाबर प्रदेश के दक्षिण में भाबर के समानांतर ही ये चलता है। यानी कि ये शिवालिक है, और शिवालिक के गिरिपाद में आपका भाबर प्रदेश था ये। ठीक है दोस्तों, ये भाबर प्रदेश था। अब इसी के ही दक्षिण में, यानी कि यहाँ पर आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर ये क्षेत्र हमें मिलेगा देखने के लिए, तराई प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तराई प्रदेश ये जो है 15 से 30 किलोमीटर, लगभग 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है यहाँ पर। ठीक है, 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है आपका तराई प्रदेश। ये जो तराई प्रदेश है, भाबर प्रदेश में जैसे दोस्तों नदियों का जल, जो छोटी छोटी नदियों का जल था, वो धरातल के नीचे होकर के बहता था, यानी कि चट्टानों के नीचे होकर के बहता था। लेकिन तराई प्रदेश में क्या होता है, पानी अब ऊपर दिखाई देने लग जाता है, और ऊपर जब वो आ जाता है तो वो उसका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, वो अलग अलग दिशा में भागता है, पानी अलग अलग दिशा में वो जाता है, बहता है। तो जब अलग अलग दिशा में जाता है तो वहां पर कई सारे पत्थर, वहां पर चिकनी मिट्टी, वहां पर रेत, और वहां पर बारीक कंकड़ पत्थर जमा कर देता है। ठीक है, और साथ ही साथ वहां पर देखिए चिकनी मिट्टी, जिसकी वजह से वहां पर एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसे हम दलदल के नाम से जानते हैं। दलदल आपको पता ही होगा, दलदल यानी कि जिसमें अगर कोई फंस जाता है तो वो बहुत आसानी से नहीं निकल पाता, वैसा ही दलदली क्षेत्र यहाँ पर बन जाता है। इसे हम निम्न समतल मैदान भी कहते हैं। निम्न समतल मैदान यानी कि समतल मैदान का शुरुआती रूप, छोटा रूप, इसे हम निम्न समतल मैदान के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपका दलदली क्षेत्र है दोस्तों, इसे हम पिट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। पिट मिट्टी या पिट सॉइल, यहीं पर इन्हीं दलदली क्षेत्रों में ही पाई जाती है पिट मिट्टी, और यही कारण है कि यहाँ पर खेती भी संभव नहीं है दलदली क्षेत्र में। लेकिन आज के इस मॉडर्न जमाने में हमारी सरकार ने ऐसी योजनाएं और ऐसे टेक्नोलॉजीज क्रिएट कर दी हैं, जिसकी वजह से खेती भी यहाँ पर संभव है। यानी कह सकते हैं कि धीरे धीरे इन दलदली क्षेत्रों को साफ करके खेती के अंतर्गत लाया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इस क्षेत्र को कामयाब कर रहे हैं। ठीक है, तराई प्रदेश के बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तर भारत के विशाल मैदान का तीसरा भाग है काप प्रदेश, जिसे हम एलोवियल रीजन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो काप प्रदेश है इसको गंगोद भी कहा जाता है। गंगोद का मतलब होता है गंगा की कांप। अब कांप का मतलब यहाँ पर दोस्तों कांपना नहीं है कि सर्दी लगी है और ठंड में आप कांप रहे हो, ऐसा इसका मतलब नहीं है। कांप का मतलब होता है, आपने एलोवियल से ये अंदाजा लगा लिया होगा, एलोवियल मीन्स होता है जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर कांप का जो मतलब है वो क्या है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी काप प्रदेश में रेत की बहुत कम मात्रा पाई जाती है दोस्तों। रेत यहाँ पर बहुत कम मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे कठोर चिकनी कह सकते हैं मिट्टी, या फिर कह सकते हैं मिट्टी की चट्टानें यहाँ पर मिलेंगी हमें देखने के लिए इस काप प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस काप प्रदेश की अगर बात करें तो इसे दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। दो पार्ट है इसके, एक तो है बांगर प्रदेश और एक है खादर प्रदेश। ठीक है, जिसे हम बांगर रीजन भी कहते हैं और खादर रीजन भी कहते हैं। क्लियर है, बांगर प्रदेश जो है दोस्तों, ये मैदान का ऊंचा भाग है, यानी कि ये ऊंचाई पर है। ऊंचाई पर है इसका मतलब यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना बहुत ही कम रहती है, यहाँ पर बाढ़ का पानी आसानी से नहीं पहुंच पाता। उसके अलावा ऊंचा मैदान है, बाढ़ का पानी यहाँ पर नहीं पहुंच पाता, इसका मतलब ये काफी पुराना है, यानी कि ये जो पार्ट है काप प्रदेश का ये पुराना है। पुरानी काप हम इसको कह सकते हैं, या फिर पुरानी काप प्रदेश, या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी का प्रदेश हम इसे कह सकते हैं। इसका जो निर्माण हुआ था, यानी कि जो इसकी जो रचना हुई थी, वो मध्य से लेकर अपर प्लिस्टोसीन काल के बीच में हुई थी। तो किसके बीच में हुई थी, मध्य प्लिस्टोसीन से लेकर अपर प्लिस्टोसीन काल के बीच में इस बांगर प्रदेश की रचना हुई थी। ठीक है, ये जो बांगर प्रदेश है, यहाँ पर क्या क्या चीजें मिलती है इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर कंकड़ के रूप में
हमें चूना युक्त संग्रथनों की अधिकता मिलती है, यानी कि कंकड़ के रूप में चूना युक्त, यानी कि जिस ऐसी कंकड़, ऐसे पत्थर जिसमें चूना की मात्रा, लाइमस्टोन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो ये पदार्थ, यानी कि कह सकते हैं ये हमें पत्थर यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं सबसे ज्यादा। अब यहाँ पर जब पुरानी कांप है, बाढ़ का मैदान नहीं है ये, तो इसका मतलब यहाँ पर कृषि भी अच्छी नहीं होती होगी। जाहिर सी बात है, कृषि यहाँ पर अच्छी नहीं होती होगी। आज की अगर आप बात करें, नदियों से जो दूर इलाके होते हैं, जहां पर लोगों की बसावट होती है, जहां पर बिल्डिंग्स होते हैं, मॉल होते हैं और बस अड्डे होते हैं, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, तो वह उन्हीं को कहते हैं बांगर प्रदेश, यानी कि वो नदियों का पुराना क्षेत्र कहलाता है। वहां पर बाढ़ का पानी भी नहीं पहुंच पाता है और वहां पर कोई भी फसल भी नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका जो दूसरा भाग है खादर प्रदेश, इसे हम समझ लेते हैं। खादर प्रदेश जो है दोस्तों, ये जो, चलो खादर प्रदेश से पहले ये जो 2 पॉइंट है इसको देख लेते हैं हम। ये जो बांगर प्रदेश है, ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? सतलज नदी का जो ऊपरी मैदान है वहां पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, और गंगा नदी का जो ऊपरी मैदान है वहां पर बांगर प्रदेश सबसे ज्यादा पाया जाता है। साथ ही साथ नदियों का जो मध्यवर्ती भाग है, नदियों का मध्यवर्ती भाग यानी कि जो बीच वाला पार्ट है, ठीक है, नदियां जैसे बहते बहते आती हैं, तो जो मध्य वाला जो पार्ट है नदियों के बहने का, वहां पर भी ये बांगर प्रदेश हमें सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये आपका बांगर प्रदेश हो गया। उसके बाद में खादर प्रदेश पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो खादर प्रदेश है दोस्तों, यहाँ पर बाढ़ का पानी बहुत ही आसानी से पहुंच जाता है। इसका मतलब ये नदी के पास, यानी कि बहुत ही नजदीक वाला क्षेत्र होगा खादर प्रदेश। साथ ही साथ इसे नदियों के बाढ़ का प्रदेश भी हम कहते हैं, और कछारी प्रदेश भी हम इसे कहते हैं। कछारी प्रदेश का मतलब क्या होता है? यानी कि जहां पर बाढ़ का पानी बहुत आसानी से पहुंच जाता है। साथ ही साथ खादर प्रदेश को ही हम नवीन जलोढ़ भी कहते हैं। नवीन जलोढ़ का मतलब, यानी कि जैसे बाढ़ का पानी यहाँ पर नदियों का आता है, तो नदियां अपने साथ काफी सारी चीजें, मिनरल्स, मिट्टी, रेत, सब कुछ बहा करके लेकर आती है और यहाँ पर जमा कर देती है। तो ये हमारी नई जलोढ़ मिट्टी का एक ऐसा मैदान होता है जहां पर हम कृषि भी बहुत अच्छी खासी देखते हैं। यानी कि ये जो मिट्टी है, जो नई जलोढ़ मिट्टी है, ये एक तरीके से फर्टिलाइजर मिट्टी है, जिसे उपजाऊ मिट्टी भी कहते हैं। यहाँ पर नदियों के किनारे के जो क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी फसल होती है, जिसमें धान की खेती बहुत अच्छी होती है, और साथ ही साथ जितने भी जो अनाज हैं, चाहे वो आपके गेहूं हो, चाहे मोटे अनाज हो, ठीक है, चाहे आपके कमर्शियल जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, जो व्यापारिक जितनी भी फसल होती हैं, वो सब के सब वहीं पर ही उगाई जाती हैं। ठीक है, अब इसका निर्माण खादर प्रदेश का कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था अपर प्लीस्टोसीन काल से लेकर आज तक, यानी कि आज के आधुनिक काल तक इसका निर्माण हो रहा है। खादर प्रदेश का अभी तक निर्माण हो रहा है। ठीक है, अगर बात करें इसके रंग की, तो इसका रंग बहुत हल्का है। हल्का मीन्स कह सकते हैं कि बहुत ही लाइट ब्राउन कलर का इसका कलर मिलेगा, हल्का भूरा रंग का कलर मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर बालू यानी कि रेत की मात्रा भी मिलेगी, और कंकड़ भी हमें बहुत अच्छे से मिलेगा। लेकिन एक चीज और है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नवीन जलोढ़ मिट्टी जहां पर पाई जाती है, वहां का जो वाटर लेवल होता है, भूमि के नीचे का जो वाटर लेवल होता है, भूमिगत जल जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर नवीन जलोढ़ मिट्टी में काफी अच्छी मात्रा में साफ पीने का पानी, मीठा पानी हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन बांगर प्रदेश में मीठे पानी के लिए तरस जाते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा खास बात है इसकी। बाकी मैंने सारा इसमें कवर कर दिया है कांप प्रदेश में, इतना, इसमें सिर्फ इतना ही है। चलिए अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अगला देखते हैं। अगला जो उत्तर भारत का विशाल मैदान का जो भाग है वो है रे, जिसे हम कल्लर के नाम से भी जानते हैं। ये रेह मिट्टी है, यानी कि कल्लर मिट्टी। ठीक है, ये जो कल्लर मिट्टी है, इसका निर्माण कैसे हुआ दोस्तों? बांगर प्रदेशों में जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जहां पर सिंचाई की गई, सबसे ज्यादा सिंचाई कहां पर की गई थी दोस्तों? जब हरित क्रांति हुई थी हमारे यहाँ पर 1967-68 के आसपास। ठीक है, तो यूपी और हरियाणा में सबसे पहले हरित क्रांति आई थी, और पंजाब के इलाके में भी आई थी। वहां पर इतनी सिंचाई हुई, सिंचाई के दौरान वहां की मिट्टी यानी कि बांगर मिट्टी बहुत ज्यादा बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से वहां पर कल्लर मिट्टी यानी कि रेह मिट्टी का निर्माण हुआ। बर्बाद कैसे होगी? जैसे ही हम सिंचाई करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करने की वजह से जो मिट्टी होती है उसके ऊपर नमक, जो सफेद नमक होता है,
उसकी एक परत जम जाती है, और जब वो परत जम जाती है तो वहां पर कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती। यही कारण है कि हमारे उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्र जो अब पूरी तरीके से, जहां पर नमक जमा हुआ है मिट्टी के ऊपर, अब वहां पर कोई भी फसल नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र शुष्क क्षेत्र भी हो चुके हैं, यानी कि बिल्कुल सूखे क्षेत्र। वहां पर जब खेती ही नहीं होगी तो वहां पर ऑटोमेटिकली ड्राइनेस यानी कि सूखापन की स्थिति क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका रेह पॉइंट हो गया। उसके बाद में 5वां पॉइंट आता है भूड़। ठीक है, भूड़। अब ये जो भूड़ है, इसका निर्माण कैसे हुआ? उत्तर भारत के विशाल मैदान में आते हैं ये भूड़ प्रदेश भी। ये जो भूड़ मिट्टी है, ये भूड़ प्रदेश है, इसका निर्माण हुआ है बांगर प्रदेश में ही। जो ऊपर की जो मिट्टी होती है, यानी कि जो लेयर होती है, वो क्या हो गया है, लेयर यानी कि ऊपर की परत हट गई है। उसे ही कहते हैं हम आवरण क्षय, यानी कि मिट्टी की ऊपर की परत का क्षय हो जाना, यानी कि हट जाना। अब उसके नीचे क्या बचा? उसके नीचे हमें मिला क्या? कंकड़ पत्थरों का या बजरियों का एक ऐसा ढेर जो बिल्कुल ही, जिसे हम बंजर भूमि के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो भूड़ प्रदेश है, ये बंजर भूमि ही है। ठीक है, यहाँ पर हमें बालू के ढेर भी मिले हैं। बालू के ढेर का मतलब यानी कि जिन जिन इलाकों में, इधर भूड़ के इलाकों में जहां पर पानी का प्रवाह होता था, यानी कि नदी के जल का जहां पर प्रवाह होता था, तो वहां पर बालू के ढेर बन गए हैं। ठीक है, अब बालू के ढेर या फिर इस तरह का भूड़ प्रदेश, बंजर प्रदेश हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? गंगा नदी के क्षेत्रों में भी हमें मिलता है देखने के लिए, और रामगंगा के मैदानों, रामगंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र में भी हमें देखने के लिए मिलता है। और कहाँ पर मिलता है दोस्तों? हमारे यूपी के 2 जिले हैं, एक का नाम है मुरादाबाद और एक का नाम है बिजनौर। इन 2 जिलों में हमें बालू के ढेर और बंजर भूमि सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे शंकु और अंतः शंकु के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम अगला समझ लेते हैं कौन सा भाग है उत्तर भारत के विशाल मैदान का। यह है शंकु और अंतः शंकु। शंकु जिसे हम कॉन्स कहते हैं और अंतः शंकु जिसे हम इंटरकॉन्स कहते हैं। शंकु और अंतः शंकु को ही हम शंकु जलोढ़ और अंतः शंकु जलोढ़ के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जलोढ़ के ये ऐसे क्षेत्र हैं जो शंकु और अंतः शंकु के आकार में, या फिर कह सकते हैं एक प्रतिरूप में स्थित हैं। ठीक है, ये जो शंकु और अंतः शंकु है, हिमालय में बहने, हिमालय से आने वाली जो घाघरा नदी है, इस नदी को छोड़ करके बाकी जितनी भी हिमालय से आने वाली नदियां हैं, वो सारी की सारी नदियां शंकु और अंतः शंकु आकार का निर्माण करती हैं। ठीक है, यानी कि आकार बनाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि शंकु और अंतः शंकु होते कैसे हैं। तो जो इनका आधार है, यानी कि जो बेस है, वो दक्षिण में है, एक साउथ में मैदान की तरफ है, यानी कि ऐसे इस तरीके से। और शीर्ष में पहाड़ियों से नदी का जो निकास बिंदु है, नदी यानी कि जहां से आती है, जहां से उसका निर्माण होता है, जहां से उसकी उत्पत्ति होती है, उस बिंदु पर इसका शीर्ष पाया जाता है, यानी कि ऐसे। तो इस प्रकार का ऐसे शंकु है, इस प्रकार की ऐसी इस तरह का आकार है मैदानी भाग में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब देखिए साइंटिफिक तरीके से अगर हम इसको समझे, तो इसका जो तल होता है, यानी कि बेस जो होता है, वो उत्तल की तरह होता है। उत्तल यानी कि कन्वेक्स की तरह। कन्वेक्स का मतलब क्या होता है? कुछ इस प्रकार से, ऐसा ऐसा होता है इसका आधार यानी कि तल। और अंतः शंकु जो होते हैं, अंतः शंकु बनते हैं अवतल की तरह, यानी कि कनकेव की तरह। ठीक है, और कनकेव का जो होता है प्रोसीजर, वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है कुछ इस प्रकार, ऐसे। तो इस प्रकार का हमें शंकु के आकार का देखने के लिए मिलता है हमारे उत्तर के भारत के विशाल मैदान में। ठीक है, ऐसे जलोढ़ पंख, इनको जलोढ़, हाँ इनको जलोढ़ पंख भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। जैसे शंकु और अंतः शंकु काफी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद में एक नया, एक और क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम शंकुपाद मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शंकुपाद मैदान, जिसे कॉर्न फुट प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं हिमालय नदियां जो हैं, वो सामान्य शंकु बनाती हैं, जो नॉर्मल होते हैं, जो नॉर्मल कोन जो होते हैं, इस टाइप से बनाते हैं हिमालय की नदियां। क्योंकि हिमालय की नदियों का वेग
जो है वो काफी ज्यादा होता है, इसी की वजह से यहाँ पर शंकु बहुत कम बनते हैं, सामान्य रूप में बनते हैं। इसके बाद में व्यास और रावी नदी और साथ ही साथ तीस्ता और महानंदा नदी। महानंदा नदी यानी जिसे जो आपके उत्तराखंड में बहती है, ये वही महानंदा नदी है जो नंदा देवी से होकर के बहती है, ठीक है। तो महानंदा और तीस्ता नदी, ये सारी की सारी नदियां मिश्रित शंकु बनाती है, यानी कि इस प्रकार के शंकु जहां पर कोई क्लियर इमेज या फिर क्लियर पिक्चर हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, वो सब मिक्स होते हैं, मिश्रित होते हैं, कहीं पर ऊंचे होते हैं, कहीं पर नीचे होते हैं, कहीं पर उत्तल होते हैं यानी कि कन्वेक्स होते हैं, कहीं पर अवतल होते हैं यानी कि कनकेव होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में आते हैं आपका जो बिहार का जो उत्तर वाला जो पार्ट है, यानी कि उत्तरी जो बिहार है, यहाँ पर ये जो शंकु और अंतः शंकु बनाती है वो कौन कौन सी नदियां हैं? गंडक और कोसी नदी है, ठीक है। ये दोनों नदियां यहाँ पर शंकु बनाती हैं। झारखंड राज्य में बनाती है महानदी शंकु और सिक्किम में बनाती है तीस्ता नदी, ठीक है। अब शंकु जो होते हैं वो एक दूसरे से अंतः शंकु को विभाजित करते हैं, यानी कि जो शंकु बने होते हैं ये इस तरीके से बने होते हैं, ऐसे इस तरीके से होते हैं ऐसे। तो यानी कि ये जो शंकु हैं ये शंकु कहलाते हैं ये, और ये अंतः शंकु कहलाते हैं, यानी कि अंदर की तरफ झुके हुए या अंदर की तरफ मुड़े हुए शंकु, ये इस तरीके से। तो ये शंकु होते हैं ये, और ये अंतः शंकु होते हैं। तो ये शंकुओं को विभाजित करता है अंतः शंकु, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको पॉइंट्स कुछ याद रखने हैं। तो शंकु और अंतः शंकु से रिलेटेड सिर्फ इतना ही है। और लास्ट जो उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो टॉपिक है वो है डेल्टा। चलिए आइए दोस्तों हम डेल्टा के बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों उत्तर भारत के विशाल मैदान का हम आखिरी पॉइंट अच्छे से समझ लेते हैं। ये है दोस्तों आपका डेल्टा, ठीक है। डेल्टा में सिर्फ और सिर्फ दो नदियों के डेल्टा को ही हम ज्यादा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है वो बांग्लादेश में आता है, इसीलिए हम लोग गंगा नदी का डेल्टा और सिंधु नदी का डेल्टा ही हम ज्यादातर कवर करते हैं। देखिए गंगा नदी का जो डेल्टा है दोस्तों ये काफी बड़ा डेल्टा है, और ये राजमहल की पहाड़ियों से शुरू होकर के सुंदरवन के किनारे तक पहुंचता है। सुंदरवन एक ऐसा जंगल है जो हमारे भारत में भी पाया जाता है और बांग्लादेश में भी पाया जाता है, जहां पर मैंग्रोव वनों की भी बहुत ज्यादा अधिकता है। समुद्री किनारे पर वहां मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा पाया जाता है। और दूसरी चीज ये कि सुंदरवन का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर सुंदरी नाम के पौधे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यही कारण है कि उसका सुंदरवन नाम पड़ा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो राजमहल की पहाड़ियों से शुरू होकर ये डेल्टा सुंदरवन के किनारे तक पहुंचता है। तो इसका मतलब इस डेल्टा की जो लंबाई है वो कितनी है? 430 किलोमीटर के आसपास है लगभग, ठीक है। और चौड़ाई कितनी है दोस्तों इसकी? 480 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब लंबाई में भी ये बहुत ज्यादा है और चौड़ाई में भी ये बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे हम अपने भारत का सबसे बड़ा डेल्टा भी कहते हैं, गंगा नदी का डेल्टा। बात करते हैं तलछट की। यह तलछट का मतलब क्या होता है? यानी कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई अवसाद तलछट कहलाते हैं। तो इन्हीं तलछटों का जो निक्षेपण होता है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है दोस्तों। जब यहाँ पर निक्षेपण सबसे ज्यादा होगा तो इसका मतलब निक्षेपों की जो गहराई होगी वो भी बहुत ज्यादा हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तलछट यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, गहराई भी सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ के जो तलछट के जो कण होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी महीन होंगे। महीन का मतलब होता है बारीक होंगे, बहुत ही महीन, बिल्कुल बारीक, ठीक है। अब सिंधु नदी डेल्टा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सिंधु नदी डेल्टा जो है वो 960 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, और इसकी जो चौड़ाई है बहुत ही कम है दोस्तों, ठीक है। गंगा नदी के अकॉर्डिंग बहुत कम है, 160 किलोमीटर के आसपास इसकी चौड़ाई है। अब बात करें तलछट की, तो यहाँ पर जो तलछट है, सिंधु नदी का जो तलछट निक्षेपण जो है वो बहुत ही कम है। बहुत कम होने की वजह से यहाँ इसकी गहराई भी हमें बहुत कम देखने के लिए मिलेगी, और साथ ही साथ जो इस तलछट के जो कण होंगे सिंधु नदी के डेल्टा के वो मोटे होंगे, बारीक नहीं होंगे, क्योंकि गहराई बहुत कम है इसकी, ठीक है। और अवसाद भी बहुत कम है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में मैंने आपको मिट्टी के आकार और इसके बनने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आऊंगी उत्तर के भारत के विशाल मैदान में जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है और सिंधु नदी तंत्र है। इन नदियों के तंत्र में जो जो चीजें हमें उत्तर भारत के विशाल मैदान में जो देखने के लिए मिलती हैं
उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आप जरूर बताइएगा कि मेरा ये लेक्चर आपको कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।